Welfare. So, welfare is taken to mean a sense of satisfaction and happiness, a sense of well-being among the people. तो इसका मतलब है कि वेलफेयर का मतलब होता है कि आप अपना जो भी वांट है वो सेटिस्फाई कर पा रहे, खुश रह पा रहे हैं और कंफर्ट में रह रहे, तो ये सब सिंबल होता है वेलफेयर का. So many factors influence this sense of well-being among the people, such as consumption of goods and services, environment, family relations, degree of freedom, etc. So ये जो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एनवायरनमेंट, तो ये सब चीज़ इन्फ्लुएंस करता है वेलफेयर को. जैसे कि आप ज़्यादा कंजम्पशन करोगे तो आपका ज़्यादा वेलफेयर होगा. अगर एनवायरनमेंट का एग्जांपल ले लिए तो अगर नेचुरल डिज़ास्टर होगा जैसे अर्थक्वेक, तो ये सब वेलफेयर को डिक्रीज कर देता है. सो वेलफेयर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू वेल्थ. मतलब कि जितना ज़्यादा वेल्थ होगा उतना ही ज़्यादा आपका वेलफेयर होगा. और या तो फिर वाइसी वर्सा भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा, नहीं, वाइसी वर्सा में हो गया कि अगर आपका वेल्थ कम है तो वेलफेयर भी कम होगा. तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलफेयर क्या क्या होता है. तो उसको पढ़ने से पहले देखते हैं कि सोशल वेलफेयर क्या होता है. सो सोशल वेलफेयर इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. तो सिंपल सा मीनिंग है कि एक सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं तो उन लोगों का सम टोटल कितना हैप्पीनेस, कंफर्ट जो भी हो, तब टोटल करके जो निकलता है वो होता है सोशल वेलफेयर. So basically social welfare is the sum total of economic and non-economic welfare. तब देखते हैं कि economic welfare क्या होता है. So Pygo defines economic welfare as that part of social welfare that can be directly or indirectly measured in money terms. तो यहाँ पर जो सोशल वेलफेयर है जिसको हम लोग मनी टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है. जैसे कि नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन. तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. अब नेक्स्ट है कि नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर. सो वेलफेयर अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर. तो इकोनॉमिक वेलफेयर का ऑपोजिट हो गया ये. मतलब कि नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर को जो है हम लोग मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते. तो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए वो है एनवायरनमेंट, सोशल रिलेशंस इन द सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए. तो एग्जांपल हो गया नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर का पॉलिटिकल वेलफेयर, मॉरल वेलफेयर. तो अब देखते हैं बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज द रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी. So this level of economic activity is identified with the level of income, output and employment. तो मतलब है कि बिजनेस साइकिल में ये तीन चीज़ जो है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. और इसको हम लोग रिकरेंट फ्लक्चुएशंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होता है. मतलब कि लॉन्ग टर्म नहीं होता है, मतलब कुछ देर के लिए होता है वो. ये जो बिजनेस साइकिल होता है वो वेव टाइप का, वेव लाइक फ्लक्चुएशन बनाता है. तो एक टिपिकल बिजनेस साइकिल 4 फेजेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट है एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कि जो लेवल ऑफ आउटपुट हो गया या तो फिर एम्प्लॉयमेंट या इनकम वो बढ़ता है. फिर सेकंड फेज है रिसेशन. तो रिसेशन में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है वो नीचे गिरने लगता है. और मतलब नीचे गिरता है मतलब कि इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट ये सब नीचे गिरने लगता है. फिर थर्ड फेज होता है डिप्रेशन. तो ये डिप्रेशन में क्या होता है कि सेवियर रिसेशन होता है, मतलब बहुत लंबा देरी तक रिसेशन हो जाता है. फिर लास्ट स्टेज होता है रिकवरी और रिवाइवल. तो यहाँ पर क्या होता है कि वो फिर से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ने लगता है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम राइज करने लगता है. तो ये था टिपिकल बिजनेस साइकिल का 4 फेजेस. तो इसका डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है.
तो अब डायग्राम के थ्रू हम लोग ये जो टिपिकल बिजनेस साइकिल है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इस साइड और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी दिया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन लास्ट स्लाइड में लिख दिए। तो पहला फेज जो होता है वो प्रॉस्पेरिटी होता है, ये वाला स्टेज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ता है, मतलब कि लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम, ये तीनों चीज़ बढ़ता है। फिर यहाँ पर आता है, यहाँ पर रुक जाता है, फिर वहाँ से वो नीचे डाउनफॉल होने लगता है, जिसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। मतलब कि हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे गिरने लगता है, हम लोग का इनकम कम होने लगता है, आउटपुट भी कम होता है और एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगता है। फिर वो नीचे गिरते गिरते ऐसे यू शेप में बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो डिप्रेशन मतलब होता है कि सेवियर रिसेशन, मतलब बहुत ही रिसेशन हो ही रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा और लंबा टाइम के लिए रिसेशन जो हो जाता है उसको हम लोग डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होता है, कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज हो जाता है। उस डिप्रेशन में आने के बाद फिर से रिकवरी हो जाता है, या तो फिर रिवाइवल भी बोल सकते हैं हम लोग को। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग का वापस से फिर इंक्रीज करने लगता है। तो ये होता है एक बिजनेस साइकिल, एक टिपिकल बिजनेस साइकिल। तो ये वेव फॉर्म में होता है, ऐसे वेव ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये था बिजनेस साइकिल। तो अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी क्या क्या है। तो उससे पहले जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है उसका प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था। अब देखते हैं कि कौन कौन सा एंटिटीज है जो इकोनॉमी में होता है। तो पहला है कि हाउस होल्ड। So, a household is defined as a person or group of people living together who take economic decisions about the type of commodities to be purchased to satisfy the wants of his or her family. तो household को simply हम लोग consumers भी बोल सकते हैं। तो हाउस होल्ड मतलब एक फैमिली, मतलब फैमिली में जो भी मेंबर होते हैं तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कमोडिटी चाहिए, मतलब घर में क्या क्या ज़रूरत है, खाने का क्या क्या खरीदना है या कपड़ा खरीदना है, तो वो होता है हाउस होल्ड। तो उसको हम लोग हाउस होल्ड्स बोलते हैं। तो जो हाउस होल्ड होता है वो टू वेज में एक इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करता है। पहला है कि वो एक ओनर की तरह पार्टिसिपेट करता है, मतलब कि वो लोग ओनर्स होते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के, ओनर्स या तो फिर सप्लायर्स भी बोल सकते हैं। फिर सेकंड है कि वो लोग कंज्यूमर बनते हैं, मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है तो वो लोग कंज्यूम करते हैं। तो टू वेज में एक हाउस होल्ड पार्टिसिपेट करता है इकोनॉमी में। अब second है firms. So a firm is defined as the entity which employs factors of production to produce commodities that it sells to other people. तो firms को हम लोग suppliers भी बोल सकते हैं या producer ही बोल सकते हैं। तो वो लोग firms जो होता है वो लोग factors of production लेके commodities बनाता है ताकि वो लोग बेच सके households को basically, या तो फिर किसी को भी। फिर थर्ड है द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट refers to a group of organizations which possesses legal and political power and exercises some control over other sectors of the economy. तो गवर्नमेंट भी मेजर पार्ट प्ले करता है एक इकोनॉमी में। वो भी मतलब वो जो डिसीजन लेता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वही लोग परमिशन देते हैं, गवर्नमेंट परमिशन देता है कि हम लोग वो गुड को प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट के पास लीगल एंड पॉलिटिकल पावर होता है जो एक इकोनॉमी में वो लोग यूज़ करता है। जैसे कि टैक्स भी लेता है वो लोग, तो टैक्स वो लोग दोनों से लेता है, हाउस होल्ड्स और फर्म्स दोनों से टैक्स लेता है। तो गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। तो ये जो तीन हम लोग पढ़ लिए, जैसे जो था कि हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, तो ये तीनों एंटिटीज जो होता है आर द बेसिक डिसीजन मेकर्स इन एन इकोनॉमी। तो ये था बेसिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी।